ओके, होमवर्क में दिया था आप लोगों को, एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या दिया था होमवर्क में आप लोग को? S1 और O1 दिया था, है ना। और ठीक है, तो बताओ S1 एक्सरसाइज में, बोलो क्वेश्चन नंबर 14 13। तो S1 में 13 14, है ना। O1 में देख लो एक बार जल्दी बताओ। 23 23 और 21, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं, है ना, सीट पे जल्दी से। तो अच्छा, मैं देख लेता हूँ अपने में। ट्वेंटी फोर का देखते हैं। पहले S1 में 13 और 14 बोल रहे हैं। तो 1 kilojoule of heat is added to 1 liter of a gas in a cylinder at constant pressure of 1 bar. Volume increases to this. डेल्टा यू निकालना है और डेल्टा एच निकालना है। ये तो आसान लग रहा है 13 वाला, मैच नहीं कर रहा आंसर क्या। देखो, हीट प्रोवाइड की जा रही है ना 1 किलो जूल, तो +1 kg, है ना। हीट प्रोवाइडेड मतलब पॉजिटिव, तो +1 kg हीट प्रोवाइडेड है। वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे -1 बार। V2 माइनस V1 ना, PV2 माइनस V1, 1.5 माइनस 1.2, तो ये का -0.3 बार लीटर। कन्वर्ट करो जूल में, 100 डिवाइड बाई 1000 किलो जूल, ठीक कर रहा हूं ना। और एक बार वर्क आ गया तो -0.03, तो डेल्टा यू इक्वल टू 1 प्लस -0.03। आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ और दिया है क्या? तो जूल में निकालना है आपको, तो ये जाएगा माइनस ऑफ, या सॉरी प्लस ऑफ 0.97, है ना, किलो जूल। 970 जूल, क्या आंसर दिया देखो पर, यही है। और एक बार डेल्टा यू आगे डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। यूनिट का ख्याल रखना बस आप अगला पार्ट के लिए, है ना, ऐसे कर लेना, ठीक। ओके, उसके बाद आप पूछ रहे हो 14 नंबर। 14 में बेटा क्या है, 1 मोल आइस को मेल्ट करते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm पर, तो 1440 कैलोरी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। तो कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो 1440 कैलोरी है, और कांस्टेंट प्रेशर की हीट ही डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच तो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट। और फिर डेल्टा यू निकालना है आपको इसी का, तो डेल्टा एच, और क्या डेटा गिवन है मुझे, वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। तो मुझे पता है कि जो फॉर्मूला हमेशा लग सकता है वो तो अपन लगा ही सकते हैं ना, P2 V2 माइनस P1 V1 दोनों में ही काम करेंगे। इसमें भी यही लग रहा था, इसमें भी यही कर लेंगे। डेल्टा यू हमें पता है, डेल्टा एच पता है 1440 कैलोरी, डेल्टा यू P2 V2, तो प्रेशर दे रखा है 1 atm, तो मैं 1 atm बाहर ले लेता हूँ। V2 माइनस V1 0.018 माइनस 0.0196। अब ये एटीएम लीटर आया ना, और मुझे चाहिए
कैलोरी में, लेफ्ट में कैलोरी है, तो एटीएम लीटर को 101 से मल्टीप्लाई किया, जूल हो गया, और 4.2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जूल में कैलोरी में कन्वर्ट करना है ना, तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास कैलोरी में आगे कर लेंगे। और एक्चुअली मैं बताऊं मैंने आपको, तो देखो कन्वर्जन किसका है, यहाँ पे आप मेल्ट कर रहे हो, रिएक्शन क्या है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर कांस्टेंट अगर बाहर ले लिया तो वॉल्यूम में चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर गैस इन्वॉल्व है तब तो काम आता है ये P2V2 माइनस P1V1। सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन है तो उसमें वॉल्यूम का चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1440 आंसर आएगा उसका, है ना। कभी भी सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम इन्वॉल्व हमेशा कम होगा तो आप उसको सेफली इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा S1। और भी कुछ पूछा है S1 में किसी ने? हाँ, डेल्टा H इक्वल टू क्यू लगा दो सबसे ऊपर, मतलब और क्या, डेल्टा H इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, है ना। डेल्टा H तो पहले लाइन में लिख दिया, क्यू कांस्टेंट प्रेशर की हीट। और कुछ पूछ रहे हो क्या? यही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपने पूछा है ओवन में आए, 24 नहीं आ रहा था आंसर, S1 का 24 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड पार्ट का इरिवर्सिबल में तो आपने निकाल लिया, ऐसा बता रहे हो ना, वर्क निकालना है रिवर्सिबल में, तो वो नहीं आ रहा है ऐसा। मैच किया किसी ने आंसर 24 का, आ रहा आंसर, तो आप फिर बाहर दिखा देना सॉल्यूशन एक बार, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन बाहर दिखाना, तो आपको मतलब डिस्कस करूंगा फिर, ठीक। फिर ये ओवन में 20, 21 और 23, तो ओवन में आते हैं अपन लोग, ओवन में 20, 21 और 23, ओके। तो 20 में डेल्टा H निकालना है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, वॉल्यूम पता नहीं यहां से यहां, 21 में क्या था, ये तो यार आसान आसान है वैसे तो, नहीं हुए ये तीनों, ये तीनों बेटा वही वाले हैं जिसमें अननोन टेम्परेचर निकालना होता है आपको, ध्यान नहीं है आपको। 20 नंबर जिसने पूछा था मुझसे, 20 कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बहुत छुपा हुआ नहीं है कि आपको कुछ इसमें दिक्कत हो, मैं बता देता हूँ। डेल्टा H निकालना है आपको, तो डेल्टा H में फॉर्मूला क्या होता है, और गैस है, ये आइडियल गैस का क्वेश्चन है, रिएक्शन फेज चेंज नहीं है, एक्सपेंशन एडियाबेटिक है, तो मैं हमेशा अगर रिएक्शन फेज चेंज ना हो, आइडियल गैस हो, NCP डेल्टा T लगा सकता हूं, ठीक। मोलर एंथैल्पी निकालना है, तो यानी एक मोल की एंथैल्पी निकालना है, CP कितना हो गया 7R/2, T2 कितना है, इनिशियल पता, T2 नहीं पता, इनिशियल है 600 केल्विन, तो T2 निकाल ले, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब T2 कैसे आ सकता है, ये प्रोसेस दे रखा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, समझ रहे हो। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक में आप क्या लगाते हो, डेटा देखो, दो वॉल्यूम गिवन है, एक टेम्परेचर गिवन है, तो T1 V1 की पावर गामा-1, T2 V2 की पावर गामा-1, इससे टेम्परेचर नोन निकालेंगे ना, है ना। तो यहां पर हो जाएगा T2/T1 इक्वल टू V1/V2 की पावर ऑफ गामा-1। अब T2 मुझे निकालना है, T1 कितना है 600, V1 और V2 1 और 32, गामा गामा कितना है इसका 7/5 -1, ये 2/5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 होगा नीचे, समझ रहे हो, 2 की पावर 5, और ये क्या हुआ 2/5, तो बताया समझा 1/4 आ जाएगा, टेम्परेचर 150 केल्विन आ जाएगा, T2 की वैल्यू 150 केल्विन आ जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कूलिंग होती है एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर घटेगा ही, तो घट के आ रहा है 150, आंसर है देखो तुम्हारे पास जो भी है ना। हाँ, डेल्टा यू, एक मिनट फिर से बोलो, हाँ डेल्टा PV, हाँ, तो आपने क्या निकाला, डेल्टा यू निकाला है, डेल्टा यू निकाल लिया, 150 टेम्परेचर आया,
हाँ मैं देख लेता हूँ, आंसर आएगा। डेल्टा डेल्टा तुमने यू निकाल लिया ना इसी से 150 से, तो डेल्टा यू तुम्हारा हो गया एन 1 × 5r/2 इंटू 150 - 600, ठीक है। तो अब आपका डेल्टा एच निकालना है ना आपको, तो डेल्टा यू प्लस P2V2 - P1V1 है ना। अब मुझे यहाँ पे P2V2 P1V1 नहीं पता, तो मैं एनआर डेल्टा कैसे निकाल सकता हूँ। तो एन है 1 आर डेल्टा टी 150 - 600, बेटा वही तो आ गया देखो ना, ये आर ले लो और 150 - 600 कॉमन ले लो, आ तो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा अंदर 5r/2 प्लस आर, आएगा तो वही वही आना ही है ना। ठीक है, कुछ मिस्टेक किया होगा, चलो कोई नहीं। फिर बताओ 21 ने बेटा देखो ना, ये भी एडियाबेटिक है, इसमें भी टेम्परेचर गायब कर दिया है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है। हाँ तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 21 का बता रहा हूं मैं। एक आर बाहर भी आ चुका था तो छोड़ो, ठीक है, मतलब वो मैं समझा रहा था उसकी सेम ही आ रहा है। तो जो मैं 21 की बात कर रहा था उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का है। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के हिसाब से अननोन टेम्परेचर निकालोगे, अननोन टेम्परेचर आ जाएगा, फिर कर लेना क्वेश्चन, हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कोई डाउट हो तो बाहर पूछ लेना या दिखा देना अपना सोल्यूशन, तो बता दूंगा मैं, है ना। कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना हो उसमें। 23 है, 22 में 1 मोल आइडियल गैस रिवर्सिबल एडियाबेटिक, वर्क डन बाय द गैस इतना फाइनल। हाँ बताओ, तो सिंपली लग रहा है मुझे ये भी। हाँ एक मिनट की बताओ। हाँ ठीक है, वर्क डन कितना लिया तुमने, -3 ना, -3 लोगे ना, वर्क डन बाय द गैस है, -3 लेके करना हो जाएगा, है ना। कि 23 में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, और 1 मोल आइडियल गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम यहाँ से यहाँ बढ़ जाए और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फिर से अननोन टेम्परेचर निकालो, लेकिन प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो करके दिखाऊं, ये कुछ लग तो नहीं रहा है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ बढ़ा। अच्छा तो ये थोड़ा हो सकता है मतलब आपको कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करे, क्योंकि वो फॉर्मूले में वॉल्यूम का टर्म नहीं आता। चलो देख लो इसको, तो फिर भी ठीक है 23। तो बेटा क्या है कि ये इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना। बाकी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 23 देख लो। आइडियल गैस है, वॉल्यूम 8 गुना आता है, तो देखो यहाँ पर ये आइडियल गैस है और V2 इज 8 टाइम्स V1 ऐसा लिखा हुआ है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक लिख दिया, ये लिख दिया, इनिशियल टेम्परेचर पता है, तो T1 पता है 300 केल्विन, और वॉट 1 मोल पता है, सीवी पता है 1.5 आर, तो सीवी है 3r/2। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो जो आपको कैलकुलेट करना है ना उसी को निकाल लो, मतलब उसी का फॉर्मूला लिख लो कि भाई मुझे करना क्या है। हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला NCV T2 - T1। तो मोल कितने थे, 1, सीवी हो गया 3r/2, T2 नहीं पता, और T1 हो गया 300, तो एक केवल एम रह गया T2 निकालना। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में अननोन टेम्परेचर का फॉर्मूला पता ही कैसे निकालते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एन सीवी T2 - T1 इक्वल टू -P एक्सटर्नल NR T2/P2 -NR T1/P1, ऐसे कुछ करना है हमें। अच्छा तो अब CV हो गया 3r/2, है ना, तो इसको रख देते हैं, तो N इंटू 3r/2, और T2 मुझे नहीं पता, T2 - 300 इक्वल टू -P एक्सटर्नल। अब ये हो गया, इसको ऐसे लिख देता हूं, एक स्टेप और दिखा देता हूं, NR हटा के। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
एन आर T2 बाई P2 माइनस एन आर T1 बाई P1। अब ये एन आर कैंसिल हो जाएगा इधर से, ठीक। तो ये हो गया 3/2 T2 माइनस 300। ये P एक्सटर्नल तो P2 ही मान लेते हैं फाइनल, तो उसको अंदर ले जाओ तुम, तो ये जगह माइनस T2 प्लस T1 इंटू P2 बाई P1। ठीक है ना, ठीक कर रहा हूं, है ना। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होएगा ना, तो ये ब्रैकेट में लिया था मैंने, ओके। तो ठीक है, ये माइनस है, तो ठीक है ना, माइनस T2 हुआ और ये माइनस ये भी हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ठीक है, इसको माइनस लिख दो ना, ठीक है, तो ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। अब मुझे यहाँ पे देखो T1 तो पता है लेकिन T2 नहीं पता, और ये प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम का रेशियो भी मैंने सर्टेन, तो मैं एडियाबेटिक में लगा सकता हूँ पहली आइडियल गैस में P1 V1 इक्वल टू NR T1 और P2 V2 इक्वल टू NR T2। तो अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो P2 बाई P1 इंटू V2 बाई V1 इक्वल टू T2 बाई T1। ठीक है, अब यहां पर जो P2 बाई P1 है, P2 बाई P1 इंटू T1, तो यहां पर टर्म है, वो किसके बराबर हो गया, V1 बाई V2 इंटू T2। समझ रहे हो ना, है ना। अब इसको यहां पुट कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ T2 माइनस T1 इंटू P2 बाई P1 कितना हो गया, V1 बाई V2 इंटू T2, और V1 बाई V2 कितना दे रखा है, 1/8, तो ये 1/8 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/2 T2 माइनस 300 इक्वल टू माइनस ऑफ T2 माइनस T2 बाई 8। इसे टेम्परेचर निकाल लोगे अननोन, है ना, और फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो थोड़ा सा रीअरेंज किया, आपको पता तो ये फॉर्मूला मालूम ही था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अपन को वॉल्यूम के टर्म्स में करना था और कुछ नहीं। ठीक है, करोगे अगले स्टेप्स हो जाएंगे ये अपने आप, ठीक है, आगे हो जाएगा। और बताओ, कुछ और पूछना है सीट में, तो थ्योरी में आते हैं अपन लोग, ठीक। देखो जो 25 ओवन में डाउट है, ओवन में 25 बताया कि नहीं बताया मैंने, ओवन में 25 क्या था, ओवन में 25 में छोड़, बेटा ये तो वैक्यूम में एक्सपेंशन है ना, फ्री एक्सपेंशन, तो वर्डन 0 होगा, ओवन का 25, वैक्यूम में एक्सपेंशन है ना, तो वर्डन तो 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन, है ना। ठीक है, ऑनलाइन में जिसने पूछा है मुझसे, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, उसमें क्या तुम लोग पूछते हो, उसमें क्या है, पूछते हो फालतू फालतू तो क्या है ना, ठीक है, उसको नहीं याद रहा होगा। ओके, करते हैं अपन लोग आगे, पहला स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री से पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स 1 के, ठीक। तो देखे तुम्हें कितना याद है प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो जो साइक्लिक प्रोसेस कर रहे थे उसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं, और एक थोड़ा सा हम लोग रियल गैस पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो रियल गैस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, हम बताते चले गए कि रियल गैस में ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, लेकिन अगर कभी आ गया तो करेंगे क्या, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, छोड़ देंगे वो तो एक ऑप्शन हमेशा ही है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन एक बार कोशिश तो करोगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तो देखोगे। चलो पहले रियल से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर साइक्लिक पे ले लेंगे। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट
क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ गैस, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ गैस, calculate change in internal energy for a gas undergoing from state 1, undergoing from state 1, undergoing from state 1, ब्रैकेट में लिखना बच्चों 300 केल्विन कॉमा 2 × 10⁻² मीटर क्यूब टू स्टेट 2, ये दे रखा है डेटा आपको 400 केल्विन 4 × 10⁻² मीटर क्यूब, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवाल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवाल गैस इफ ए पार्ट, मान लो गैस इज आइडियल, ठीक है, बी पार्ट गैस इज रियल, और इसमें कुछ डेटा दे रखा है आपको, डेल यू बाई सेकेंड पार्ट के लिए दे रखा है आपको, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू गिवन है इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ, ऐसा कुछ दे रखा है, और बेटा सीवी गिवन है, इसका सीवी गिवन है, और दोनों में ही है सीवी की वैल्यू, है ना, सीवी की वैल्यू है 12 जूल पर केल्विन मोल, 12 जूल पर केल्विन मोल फॉर बोथ पार्ट, है ना, ऐसा मत सोचना कि सेकंड पार्ट के लिए सीवी है, सीवी दोनों के लिए दे रखा है। और बच्चों एक और टर्म गिवन है स्मॉल ए, वैंडर वॉल का जो स्मॉल ए कांस्टेंट होता है जूल मोल मीटर पर मोल स्क्वायर, यूनिट का एक बार देख लेना, ठीक है, यूनिट तो ठीक ही होगी, देखो करके देखो, क्वेश्चन अच्छा है। अभी तक जब भी डेल्टा यू निकाला गया है हमेशा आइडियल गैस के लिए किया गया, तो उसमें तो एनसीवी डीटी लगी जाता है हमेशा। अब अगर रियल गैस का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसको अप्रोच करना है, सोचो उसको, पीछे कैसे फॉर्मूला चाहो देख लेना, रियल गैस का अगर याद ना हो आपको, डीयू का, ए पार्ट तो तुरंत ही रहना चाहिए, ए पार्ट का आंसर क्या आ रहा है 1200, है ना, एन पता है और सीवी पता ही है आपको, T2 - T1, आइडियल गैस जब दिख जाए तो आप सीधे सीधे एन सीवी T2 - T1 लगा दो, आइडियल गैस को डाउट ही नहीं उसमें, तो ए पार्ट में तो आइडियल गैस गिवन है, और आइडियल गैस डीयू फॉर्मूला हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी या डीटी जो भी है, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, सीवी हो गया 12, T2 कितना था 400 माइनस 300, दैट इज 1200, ये जूल में आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, जूल पर केल्विन मोल, ठीक है, बोथ पार्ट ए की वैल्यू गिवन है।
रियल गैस में सोचो क्या करना है फॉर रियल गैस, है ना। बच्चे कर लेते हैं जब देते हैं क्वेश्चन, तो कुछ तो आंसर निकाल ही लेते हैं बीच बी पार्ट का भी। देखो आप लोग कर पाओ रिपीट में। आप सोचो ना कंप्लीट फॉर्मूला क्या था, लिखो क्या याद है आपको, पीछे पीछे पढ़ के देख लो पेज अगर नहीं याद है तो। एक तो एन सी वी डी टी हुआ करता था, प्लस साथ में डेल यू बाई डेल वी, यही हुआ करता था। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी, तो ऐसा कुछ हुआ करता था। करके देखो। मैंने आपको एडिशनल नहीं भेजा क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें क्वेश्चन कुछ एक होते हैं सिल्वर सॉल्ट और क्लोरोप्लेटिनेट मेथड, अब वो करवाते नहीं है हम लोग उसमें मोल कॉन्सेप्ट में 11th में। आपको भी नहीं करवाया होगा शायद, सिल्वर सॉल्ट मेथड, क्लोरोप्लेटिनेट मेथड, और एक और होता है, 3 मेथड होते हैं, तो उसमें काफी सारे उसमें क्वेश्चन हैं। तो अब वो मैं भेजूंगा तो आप फालतू और कंफ्यूज हो जाओगे, और उसमें मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया था। आप कहोगे मैं सेंड कर दूंगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो वो हो सकता है, एडिशनल की बात बता रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने नहीं सेंड किया था मोल कॉन्सेप्ट वाला उस दिन। ठीक है, तो क्लास में बताना पड़ेगा, वहां पे नहीं लिख सकता मैं, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन भी भाई देख लो कि अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो तो उसमें आपको डाउट ना लगने लगे कि मतलब वो जितना नॉर्मल मतलब ठीक ठाक सॉलिड स्टेट काइनेटिक्स का है, उससे थोड़ा सा वो टिपिकल क्वेश्चन है उसमें आधा कुछ टिपिकल है। आपको मोल कॉन्सेप्ट आपका को लगेगा भूल गए सब कुछ, ऐसा लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस और ना लूज हो जाए, मैं भेजना भेज दूंगा, है ना। क्योंकि ठीक है क्वेश्चन उसमें जो मैंने देखे, आधे तो काफी सारे तो वही हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, और कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब अपना अब नहीं पढ़ाते उन क्वेश्चन, 2-3 साल पहले पढ़ाते थे, चेंज कर दिया उसमें से कुछ पार्ट। तो ठीक है, मैं भेज दूंगा, उसके नाम नंबर लिख दूंगा, कोई करना हो कर लेना जिसकी मर्जी हो। अभी सो करो, देखो ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो तो बाद में करोगे। और कुछ आंसर 1200 ही आ रहा है। ओके, सोचो 1200 तो नहीं आंसर है, आंसर 1200 नहीं। 1200 -100, -100 आर। आंसर उसका जो है आर के टर्म्स में तो नहीं है आंसर उसका, नहीं 1400 नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ठीक है, करो करो करो। कितना? नहीं, आर आता ही नहीं, एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं। आर की वैल्यू जूल में 8.314 लेते हैं वैसे तो। स्मॉल बी को नेगलेक्ट कर रहे हैं ऐसा? एक मोल है ना शायद, तो एक मोल लेके बी को नेगलेक्ट क्यों नहीं करते? हाँ, नहीं 1500 भी नहीं है। बी नहीं दिया हुआ है, स्मॉल बी नहीं गिवन है। हाँ, चलो मैं देखो करके दिखाता हूँ आपको।
सर 1250 आ रहा है। 1250 सही आंसर 1250 है। ओके चलो ठीक है, आंसर सही है, 1250 है। देख लो कैसे करते हैं। चलो देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखना है यहाँ पर। और देखो ये तुम्हें तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई जब तुम डेल्टा यू निकालना चाहते हो यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला रियल गैस के लिए NCV/dt प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी, ये मुझे फॉर्मूला यूज करना है। ये तो 1200 ही आएगा, इसमें कुछ वैसा है भी नहीं, NCV/T2 - T1 कर लेंगे, लेकिन इस पार्ट को मैं सॉल्व करना है। अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये गिवन है प्रेशर के टर्म में, तो मुझे फिर से डेल पी बाई डेल टी निकालना पड़ेगा। तो डेल पी बाई डेल टी जब करनी जाऊंगा, डेल बाई डेल टी ऑफ पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पी होता क्या है वैन डर वाल गैस के लिए, तो हमारे पास पी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, जैसे मुझे पता ही है कि क्या है, पी प्लस ए, एन को हटा देंगे, ठीक है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, यानी आर टी अपॉन वी माइनस बी, और ये माइनस ए बाई वी स्क्वायर धर ले जाते हैं। तो मैं ये करना चाहता हूं डेल बाई डेल टी ऑफ ये पूरा प्रेशर का टर्म जो हो गया, क्या हो गया, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर एट कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डेल बाई डेल टी अंदर ले जाओ, तो आर और वी कांस्टेंट मान लिया आपने, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पहला वाला टर्म आर अपॉन वी माइनस बी, और ये भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा आर अपॉन वी माइनस बी, यानी ये वैल्यू आर अपॉन वी माइनस बी है। ठीक, अब मैं डेल यू बाई डेल वी निकालूंगा, देखना ध्यान से, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी टाइम्स ऑफ आर अपॉन वी माइनस बी, ठीक, माइनस पी, है ना। अब पी क्या है मेरे पास, यही वाला एक्सप्रेशन माइनस पी, तो अगर मैं कर देता हूं टी टाइम्स ऑफ आर अपॉन वी माइनस बी माइनस पी, क्या था हमारे पास, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। अब देखो क्या रहेगा ये वैल्यू, ए बाई वी स्क्वायर, ये पूरा टर्म केवल ए बाई वी स्क्वायर है ये चीज। अब ए बाई वी स्क्वायर लगा के फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि डीवी के टर्म में आ रहा है, तो करके दिखा देता हूं मैं, तो मैं इसको फर्दर यहां पे कर रहा हूं, ठीक। तो मेरे पास du का फॉर्मूला जो हो जाएगा, du का फॉर्मूला NCV T2 - T1 400 माइनस 300 प्लस डेल यू बाई डेल वी, डेल यू बाई डेल वी क्या हो गया, a बाई वी स्क्वायर dv, इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल हो गया ना, कांस्टेंट तो है नहीं, और लिमिट कहां से कहां लगा देंगे, जो वॉल्यूम गिवन होगा आपको कितना था, 2 से 4 ना, ओके, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये तो हो गया पहला पार्ट 1200, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ये v की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो v की पावर -2 + 1 अपॉन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 बाई वी, शायद चेक कर लेना, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -2 से 4 10 की पावर -2, अब तो कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया केवल, ठीक है। तो a मैंने कितना लिया था, 2 ना, तो 1200 + 2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास, लिमिट अगर मैं 1 बाई बी कर दूं प्लस हटा के, तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 10 की पावर -2 -4 इंटू ऐसे कुछ ना, तो 100 ऊपर ले लेते हैं, तो 50 माइनस 25, तो 25 अंदर हुआ, और ये 250, ठीक है, 1250, ठीक है। देख लेना, एक क्वेश्चन जरूरी था कि भाई रियल गैस का हल्का सा आइडिया हो जाए आपको कि कैसे अप्रोच करना है, आपको ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने कहा तो वैल्यू गिवन होगी आपको, तो इसको हमने कैलकुलेट किया और फिर रख के निकाल लिया, ठीक है, सोच लेना इसके बारे में, वापस देखना, और सीट में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, पूरा थर्मो 1 में थर्मो 2 में कहीं कोई रियल गैस के क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं आपको, तो थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें क्या है कि एक रेस मिलेगी आफ्टर मे बी शायद 21st और 23rd रेस है, इसमें पूरे रियल गैस ही क्वेश्चन है, वो ऑप्शनल होती है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो करो चाहो तो ना करो, क्योंकि वो उसमें
मतलब क्वेश्चन मेंस एडवांस में रियल टेस्ट पे आता नहीं है, लेकिन ये सब इन अंडरस्टैंडिंग वाले की कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब उसमें होंगे। ठीक है, लेकिन देख लो, इसको कर लेना, घर पे सोचना वापस एक बार इसके बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर जल्दी करना है उसको ट्राई। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड में ऊपर लिखूं क्वेश्चन को? ठीक है, थोड़ा नोट करना जल्दी से आप लोग। इसमें वैसे लिखा है फॉर 1 मोल आइडियल गैस, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ना भी देता 1 मोल तब भी आंसर आ जाता। एक बार चेक कर लेंगे बाद में। प्रेशर आपको एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, और बेटा कुछ ऐसा एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, ये एरो के डायरेक्शन ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, और ये इधर तरफ ऐसा कुछ है। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं पिछली बार जैसा, लेकिन ठीक है क्वेश्चन। ये डेटा गिवन है आपको, दिस इज 1/e², और ये दे रखा है 1/e वॉल्यूम लीटर में। ठीक, तो ये नीचे वाला करूं, लिखूं क्वेश्चन? वो लिख रहा है इसको नीचे वाले का। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वॉल्यूम कैलकुलेट वॉल्यूम एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। तो आपको वॉल्यूम निकालना है पॉइंट 1, 2 और 3 पर। और दूसरा पॉइंट है कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। इसमें तो आप आंसर में जो सेकंड पार्ट है उसमें वैल्यू रख के छोड़ देना जो आपको ठीक लग रहा है, आंसर मत निकालना, कैलकुलेशन ज्यादा है सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट करो आप लोग, उसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सेकंड पार्ट में आप केवल वैल्यू रख के छोड़ देना। थर्मोडायनेमिक्स में यही प्रॉब्लम रहती है मेनली, कि आपको पढ़ते वक्त लगेगा कि हाँ ठीक है हो रहा है, जब नया क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा टाइम लगता है सोचने में या कैसे अप्रोच करना। काइनेटिक्स की तरह नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है तो एक फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ गया, अप्रोच करना शुरू कर दिए, आगे बढ़ गए। नॉर्मली कई बार चीजें स्ट्राइक कर जाती है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लेकर सोचना पड़ता है कैसे इसको कर सकते हैं क्वेश्चन, तभी डिफिकल्ट है, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं इसका, है ना। और रिवीजन तुम लोग कर ही रहे होगे, बिना रिवीजन के तो मैंने पहले बोला है क्लास में मत बैठना, है ना, क्योंकि रिवाइज करके मतलब फायदा नहीं होगा आपको, फिर आगे मुश्किल और बढ़ती जाएगी। रिवीजन तो करके बैठो हर एक क्लास में, पिछली क्लासेस का, है ना, क्योंकि लिंक, हाँ सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, पूरी क्लास खाली चली जाएगी। आज चलो करो, इसको करो, है ना। ये तो ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, पहला पार्ट ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें फिर से कंफ्यूजन हो, आराम से कर लोगे इसको तो। मैथमेटिक्स से ही हो जाता है क्वेश्चन, मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर और पॉइंट 3 पर।
अच्छा ये एक मिनट डेटा रह गया है ना, कभी नहीं कर पा रहे होगे ना। P इक्वल टू ई की पावर माइनस वी, P इक्वल टू ई की पावर माइनस वी एक्सप्रेशन गिवन है, चेक कर लो एक बार। सही बात है, ये इसके बगैर तो नहीं होगा, ठीक है, तभी आप लोग नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है वो मैं समझ गया, ठीक है चलो आप करो। ये कर्व का एक्सप्रेशन गिवन है ना, P इक्वल टू ई की पावर माइनस वी। आ जाएगा ना अब तो, सेकेंड और थर्ड पॉइंट का तो वॉल्यूम आसानी से निकाल लोगे, है ना। करो करो जल्दी करो, है ना, बातें मत करो, अभी थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं कर पाए अपन, है ना, आखिरी क्वेश्चन नहीं है बस, थर्मो स्टार्ट करते हैं chemistry। तो ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट का वॉल्यूम कितना आ रहा है, सेकेंड पॉइंट का 1 लीटर और थर्ड का 2 लीटर, सही है, 1 लीटर 2 लीटर आएगा। और फर्स्ट पॉइंट का ई की 1/E, हाँ 1/E शायद आएगा, है ना, 1/E आएगा, चलो ठीक है, फिर तो आप कर ही लोगे, फिर वॉल्यूम आएगा तो वर्डन भी निकाल सकते हो हर एक पार्ट का, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो पहले फर्स्ट पार्ट में मेरे पास सेकंड पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 के लिए मेरे पास देखो ये पूरा कर्व इस एक्सप्रेशन को वैलिडेट करेगा, ये पूरे कर्व पे ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो आप। तो पॉइंट 2 पर जो P इक्वल टू ई की पावर माइनस वी है ना, तो P कितना है मेरे पास 1/E इक्वल टू ई की पावर माइनस वी इंप्लाइज V इक्वल टू 1 लीटर, ठीक। और बेटा इसी तरह से पॉइंट 3 पर भी आपके पास ये एक्सप्रेशन वैलिड करेगा, ई की पावर माइनस वी यानी 1/E स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस वी, तो इंप्लाइज V इक्वल टू 2 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे, ये फर्स्ट पॉइंट पे मुझे आगे बढ़ना है, तो पॉइंट 1 पे मेरे पास ये तो एक्सप्रेशन मालूम हो कि यहां से यहां तक का इस स्ट्रेट लाइन में क्या इक्वेशन आ सकती है, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूंगा पॉइंट 1 और 2 पर, ठीक। y2 माइनस y1 मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है, तो p माइनस 0, एक कोऑर्डिनेट पता है 0,0 है, तो p माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 ना, ठीक है। तो 1/E माइनस 0 अपॉन x2, यानी उसका x कितना था सेकंड पॉइंट का 1 माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू v माइनस 0, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, p इक्वल टू v/E, देख लो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 और 2 पॉइंट के बीच की मैं बता रहा हूं, ठीक है। और बेटा ये एक्सप्रेशन अगर आ गया स्ट्रेट लाइन का, तो जो पूरी लाइन में ये कोऑर्डिनेट वैलिड होंगी, इक्वेशन वैलिड होगी। तो मैं अगर पॉइंट 1 की बात करूं, तो पॉइंट 1 पर, तो एट पॉइंट 1 हमारे पास P कितना है 1/E स्क्वायर इक्वल टू V/E इंप्लाइज V इक्वल टू 1/E लीटर। तो अब मुझे तीनों पॉइंट के वॉल्यूम मालूम पड़ गया, अब मुझे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच निकालना है। तो भाई दो एनर्जी डेल्टा यू और डेल्टा एच कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइक्लिक है, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में ये दोनों 0, यानी मुझे एक एनर्जी निकालना है क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक। और डब्ल्यू निकाल सकता हूं, एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकता था, अगर वो कर्व मतलब अगर वो कर्व ना होता तो एनक्लोज्ड एरिया से भी आंसर आ सकता था, लेकिन वो कर्व है तो फिर तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग कि हाँ, तो वर्क डन नेट जो होगा पहला 1 से 2 का,
प्लस 2 से 3 का प्लस 3 से 1 का, है ना, ऐसा ही। ओके, तो वर्क डन इन पाथ 1 to 2 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बेसिक फॉर्मूला आएंगे माइनस इंटीग्रल पी डीवी, और पी कितना है इसका, v बाई ई डीवी 1 से 2, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। P इक्वल टू पी डीवी लगाए ना, और P कितना है v बाई ई ना, पहली इक्वेशन। और यहां पे लिमिट कहां से कहां हुई, 1 बाई ई से 1, ठीक, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 to 3, वो इक्वेशन हमें पता ही है, e की पावर माइनस v का इंटीग्रेशन dv, लिमिट 1 से 2, ठीक, प्लस थर्ड स्टेप का 3 to 1 क्या होगा, 3 to 1 की इक्वेशन p इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो ये तो हो गया 3 से 1 का, 2 से कहां तक जाना है, 1 बाई ई तक, 1 बाई ई स्क्वायर इंटू डीवी, ठीक है ना, देख लो भाई, बस उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब आप इसको आगे मत बढ़ाना, बस ठीक है, समझ में आ रही कैसे करना है, ये देख लो आप, है ना, ठीक। अगले पेज में हेडिंग डालो थर्मोकेमिस्ट्री, नोट कर लो पहले उसको। हाँ, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, ऐसे छोड़ देता हूँ हर साल में, है ना, तो मतलब ठीक है, तो कर लोगे, अब मुझे क्या करना आंसर का, बस देख लो कॉन्सेप्ट क्या था, अपने पॉइंट्स निकालो और वर्क डन का फॉर्मूला दे लो, है ना, ठीक है। करते हैं अपन लोग आगे, थर्मोकेमिस्ट्री लिखते हैं हेडिंग, ये हमारा अगला चैप्टर होगा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये क्लासेस अलॉटेड इसमें 6 हैं, 6 से 7 क्लासेस में हो जाता है ये आराम से। तो इसमें क्या है, देखो जितने तुमने फॉर्मूले थर्मो 1 में पढ़े, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं है, ठीक, और ये डेफिनेशंस हैं, इसमें डेफिनेशंस बहुत सारी। अब है क्या कि ये मोर कॉन्सेप्ट टाइप का है, करीब करीब मान के चले, जहां पे भी कोई फॉर्मूले नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो कई बार ये चीज बहुत आसान में आती है स्टूडेंट के लिए, और कई बार यही बहुत डिफिकल्ट भी आता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जहां फॉर्मूले हैं तो हमें दिखा आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो वर्क का फॉर्मूला माइनस एन आर टी एम वन सीधे लगाया और आंसर निकाल लिया, समझ रहे हो ना। तो जहां पे फॉर्मूले होते हैं कई बार वो हेल्पफुल भी आता है कि भाई हमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल दिखेगा, मैं ये लगा दूंगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा थर्मोकेमिस्ट्री में कि आपको इनिशिएट अपने आप करना पड़े, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आप ऐसे करके आंसर से, मूल कॉन्सेप्ट में भी है कि आप कई तरीके से आंसर निकाल सकते हो, वैसे कुछ यहाँ पर भी है कि जो आपको स्ट्राइक करेगा वो उससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा हमें लगता है आसान चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री कंपेयर टू थर्मोडायनेमिक्स 1 and 2, लेकिन स्टूडेंट कई बार उल्टा भी होता है, तो उसको लगता है कि शायद ये थर्मोकेमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कंपेयर टू अदर टू। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है क्या चैप्टर में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, 4 एनर्जी की कैलकुलेशन, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा एच, 4 एनर्जी की कैलकुलेशन फॉर एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन, गैस एक्सपैंड हो रही है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोबारिक, इन सब में हमने 4 एनर्जी कैलकुलेशन देखी। अब इस चैप्टर में यही 4 एनर्जी की कैलकुलेशन लिखेंगे, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच, फॉर रिएक्शन एंड फेज चेंज। रिएक्शन अगर आई या फेज चेंज आया तो क्यू कैसे निकलेगा, डब्ल्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा यू कैसे निकलेगा, डेल्टा एच कैसे निकलेगा, ठीक। और थर्ड पार्ट में होता क्या है, हम लोग गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी देखते हैं फॉर एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन रिएक्शन फेज चेंज, वो हमारा थर्ड पार्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स 2। तो हम लोग इसमें रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं, वो 4 एनर्जी तो हमने पीछे पढ़ी हुई है। तो इसमें लिखो, लिखो थर्मोकेमिस्ट्री हेडिंग है, लिखो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद, branch of physical chemistry which deals with energy exchanges, branch of physical chemistry, branch of physical chemistry which deals with energy exchanges during chemical reaction or phase change, during chemical reaction or phase change, branch of physical chemistry which deals with energy exchanges between, energy exchanges during chemical reaction or phase change.
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज। तो उसमें लिखो नेक्स्ट टाइम में, reactions are considered to be of two types. Reactions are considered to be of two types. जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसके हिसाब से रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। हालांकि आप सबको पता है, लेकिन एक बार जल्दी से लिख के इसको खत्म करेंगे। ए पार्ट लिखना एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट रिलीज्ड। ठीक है। अब बेटा क्या है ना, आपको आइडिया तो है, लेकिन फिर मैं लिख देता हूं कि कैसे रिएक्शन लिखनी मिलेगी तुम्हें। अगर एक्सोथर्मिक है, ए से बन रहा है बी, तो ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। और अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज हो रही है। मतलब हो क्या रहा है, ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं टू फॉर्म सी डी एंड हीट। प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तुम्हें क्या मिला, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है और हीट भी मिल रही है। तो यहां पे कुछ हीट अलग से लिखा मिलेगा। प्रोडक्ट साइड में प्लस करके हीट लिखा मिले प्लस 20 किलो जूल, मतलब वो एक्सोथर्मिक है। प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट ऐसा करके लिखा मिलेगा तो वो एक्सो होता है। या इसी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो ए प्लस बी माइनस 20 किलो जूल गिव्स यू सी प्लस डी। ये भी एक्सोथर्मिक को लिखने का तरीका है। पहले तो को पहचानना पड़ेगा कि एक्सो है कि एंडो है। तो भाई ऐसा लिखा मिले, प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा मिले या रिएक्टेंट साइड में माइनस हीट, तो वो एक्सो हुआ। और कई बार जो आजकल हम लोग रिसेंटली यूज करते हैं उसको हम लोग हीट को अलग से लिखते हैं। तो ए से बना ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, और साथ में डेल्टा एच लिखा मिलता है आपको नेगेटिव, नहीं -20 किलो जूल। तो ये एक्सोथर्मिक लिखने का तरीका है। तो ये तरीका होगा, ऐसा लिखा मिले या ऐसा या तो इस तरह से, तो मतलब एक्सो मानेंगे। और नोट कर लेना, हालांकि काफी को पता भी होगा, लेकिन एक बार स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेंगे बेसिक से। और बेटा ऐसे ही एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो भी आप साथ साथ नोट करते जाना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब होता है। और बेटा इसमें ऐसे मान लेते हैं P प्लस क्यू गिव्स यू R प्लस एस। तो एंडोथर्मिक है, तो यानी हमने क्या क्या ऐड किया, हमने क्या क्या मिलाया, हम P मिला रहे हैं, Q मिला रहे हैं और हीट भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो रिएक्टेंट की तरह है। हीट तुम्हारा यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह यूज हो रही है। P प्लस क्यू प्लस 30 किलो जूल, मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे 30 किलो जूल हीट यूज हो रही है, तो इस तरह लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा मिले तो एंडो होता है ना। ये आपको पता ही होगा, लेकिन बस एक बार स्टार्टिंग के लिए अगर किसी को नहीं पता है तो चैप्टर के बीच में कंफ्यूज हुए, इससे अच्छा अपन स्टार्टिंग में लिखवा दे रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखा मिले तो वो एंडोथर्मिक हो। या अगर डेल्टा एच के फॉर्म में लिखा मिल रहा है तो अलग से प्लस करके लिखा मिलता है, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 30 किलो जूल। ऐसा कुछ लिखने का तरीका होता है। ठीक है ना, और जल्दी नोट करना सभी अच्छे है ना। तो ये बच्चों हमारे पास लिखने एक्सो और एंडो का तरीका है। वो ग्राफ आपको पता ही है, एनर्जी डायग्राम में आपको पता ही है कि भाई ऐसा जाके एंडो हुआ और एक्सो होगा तो ये इस तरह से आके नीचे आता है ना। तो वो आपको आइडिया रहता ही है, कार्निक्स में देखा ही हुआ हम लोगों ने। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसमें फिर, है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये तो हुआ मेरे पास एक्सो और एंडो के बारे में। हेडिंग डालो हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या हीट ऑफ रिएक्शन लेना दो, केवल हीट ऑफ रिएक्शन लिखो आप। हीट ऑफ रिएक्शन या लिख लो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हेडिंग है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। देखो है क्या, अभी हम लोग आज की क्लास में ही ये पॉइंट लिखेंगे
हीट का मतलब हो गया क्यू, ठीक, और एंथैल्पी का मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर की हीट, क्यूपी, ठीक है ना, क्यूपी मतलब डेल्टा एच। तो जो रिएक्शंस होती हैं, जब तक आपसे ना कहा जाए, हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट पी एंड टी पर हो रही, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मानते हैं कि रिएक्शन अकर हो रही है। तो इसीलिए कई बार तुम देखोगे पूरे बुक में एंथैल्पी एंथैल्पी वर्ड लिखा मिलेगा, क्योंकि ये हीट ही है, एक्चुअल में हीट है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर का। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हो सकता, है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, क्यूवी, ठीक। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम टाइम बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है कि हम मान के चलते कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट हुआ, वो रिएक्शन हुई, और हम क्यूपी का मतलब डेल्टा एच से हम उसको डिनोट करते हैं। तो अभी धीरे आपको आइडिया हो जाएगा, अभी लिखवाऊंगा अभी कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन, ये मान के काम करेंगे अपन। तो होता क्या है, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, सपोज करो कोई रिएक्शन लिखी मिलती है आपको, 2A सॉलिड प्लस 3B गैस गिव्स यू 4C गैस प्लस D गैस। मान लो ये कोई रिएक्शन है, ठीक। इसके आगे लिखा मिलता है आपको, जैसे मैंने वहां पे मेंशन किया था कि -300 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ लिखा मिलता है। खाली 300 किलो जूल लिख देगा या पर मोल भी लिख देता है कई बार, ठीक। अब ये मतलब प्रॉब्लम आती है कि ये बोल रहा है कि भाई ये रिएक्शन हुई, 300 किलो जूल हीट रिलीज हुई एक मोल से, 300 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है एक मोल से। अब एक मोल किसका, एक मोल ए की बात कर रहा है कि एक मोल बी की बात कर रहा है कि एक मोल सी का कि एक मोल डी का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन ऐसे लिखी मिलेगी, उसके आगे डेल्टा एक्स लिखा मिलेगा और कुछ वो वैल्यूज गिवन होगी, और शायद किलो जूल पर मोल लिखा मिले तो किलो जूल लिखा मिलेगा। अब ये पर मोल का मतलब होता है एक मोल की बात। तो एक मोल किसका, 300 किलो जूल हीट रिलीज हुई एक मोल से, एक मोल ए की बात हो रही है कि बी की, सी की, डी की, किसकी एक मोल की बात हो रही है। तो एक मोल का मतलब होता है, यहां पे ध्यान रखना, ये पर मोल होता है, पर मोल रिएक्शन। एबीसीडी का एक मोल की बात नहीं होती, पर मोल रिएक्शन। पर मोल रिएक्शन का मतलब होता है जो कोफिशिएंट गिवन है, अगर उतने ही मोल आपस में रिएक्ट करें ए और बी के, और सी और डी दें, तो इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है। यानी कि इस रिएक्शन के हिसाब से अगर 2 मोल ए का 3 मोल बी से कंप्लीटली रिएक्ट करे और 4 मोल सी और 1 मोल डी दे, तो 300 किलो जूल हीट रिलीज होगी। समझ रहे हो, तो इसका पर मोल, ये जो पर मोल है ना, ये पर मोल का मतलब है, जब भी क्वेश्चन में ये पर मोल आए तो इसका मतलब होता है पर मोल रिएक्शन, एक रिएक्शन का एक मोल की बात हो रही है। और पर मोल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। पर मोल रिएक्शन मींस, आप इसे नोट करो फिर मैं लिखा देता हूं स्टेटमेंट। ये रिएक्शन लिखो और फिर पर मोल रिएक्शन मींस लिखो, मैं लिखा देता हूं आगे। Per mole reaction means when 2 moles of A reacts with 3 moles of B to form 4 moles of C and 1 mole of D. Heat released will be कितना, 300 किलो जूल। जो कोफिशिएंट गिवन है, अगर उतने ही मोल आपस में रिएक्शन करें तो इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो डबल हो जाएगा, ये बताने वाला था उसी चीज को कि ऐसे मान लो कोई रिएक्शन तुम्हारे पास, इसी के आगे तुम्हारे पास ऐसा लिखा मिल जाए कि 4A प्लस 6B गिव्स यू 8C प्लस 2D।
तो इसके आगे फिर से इसके आगे हीट लिखी मिलेगी और वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे -600 किलो जूल पर मोल। अब ये फिर से पर मोल होगा। अब पर मोल किसका? इस रिएक्शन के हिसाब से कि जब 4 मोल ए 6 मोल बी से रिएक्शन करके 8 मोल सी और 2 मोल डी देगा तो 600 किलो जूल हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो ये हमेशा होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये पर मोल, फिर से ये पर मोल रिएक्शन, इसका 1 मोल की बात हो रही है, इस रिएक्शन के 1 मोल की। आप कोएफिशिएंट बदलो उसी हिसाब से इसको भी बदलना पड़ता है, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया होता उसी रिएक्शन को, तो क्या हुआ था 2/3A प्लस B गिव्स यू 4/3C प्लस 1/3D और डेल्टा एच कितना होता है इसका -100 किलो जूल, फिर से पर मोल। अब ये पर मोल इस रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो अगले महीने अगस्त में ध्यान से अपना रिवाइज करते बैठना, मतलब करते रहना थोड़ा सा, है ना। तो बीच में अगर हल्का फुल्का कर रखा हो तो थोड़ा होमवर्क कर लो और रिवाइज करके बैठो, क्योंकि ये अगस्त में हो जाएगा थर्मो कंप्लीट पूरा, थर्मो केमिस्ट्री और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 2। और मतलब मेजर चैप्टर ये है, उसके बाद तो फिर आयनिक है और इलेक्ट्रो है, 2 बचते हैं। मेन सरफेस तो 2 क्लास का है, तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आयनिक और सरफेस, आयनिक और इलेक्ट्रो में करीब करीब 11 क्लासेस, करीब 12 क्लासेस, जितना ही है। 2 महीने और चलेगा उसके बाद। तो ये मेन है। थर्मो जहां खत्म होगा तो स्पीडली आती, फिर तो मतलब लगता है खत्म हो रहा है ना, उसी धुन में तुम लोग कर लेते हो जल्दी जल्दी, नहीं आखिरी के 1 चैप्टर तो खत्म होने वाला है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स ही है, अगला अगस्त महीना पूरा ही लेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पर मोल का मीनिंग हुआ, ठीक ठीक। अच्छा, फिर इसको मैं रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बताने वाला हूं कि जो ये डेल्टा एच रिएक्शन की बात हो रही है, सुनना ध्यान से। ये जो मैं हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये डेल्टा एच रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग। एक रिएक्शन लिखी, बैलेंसिंग चेंज करोगे तो वो डेल्टा एच तो बदलेगा। कोई और भी फैक्टर्स हैं क्या जो मतलब तुम अगर उसको चेंज करोगे तो वो डेल्टा एच बदल जाए या हीट बदल जाए तुम्हारी, ठीक। तो वो ऐसे 4 फैक्टर्स है जिसको चेंज करने से इस रिएक्शन की, विदाउट चेंजिंग इन बैलेंसिंग चेंज किए बगैर इसकी वैल्यू कैसे बदल सकती है, ये 4 फैक्टर्स है। वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर वन बाय वन स्टडी कर लेंगे। तो पहला हुआ कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज कर दो। मान लो सॉलिड की जगह यहां पे गैस के मोल लेके आप रिएक्शन करवाओ तो वो हीट अलग होगी फिर, ठीक है। शायद इतना ना समझ में आया आपको, तो एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर लिखो, आप हेडिंग डालो, चाहे कोई हाथ में बोलूंगा तो शायद आप ना समझ पाओ बिना लिखे उसको। तो इसमें लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। तो पहला लिखना रिएक्शन कंडीशंस, पहला लिखना रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। देखना ध्यान से, एक रिएक्शन तुम अगर कंटेनर बदल के करो, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन करते हुए, तो हीट एनर्जी इन्वॉल्व अलग अलग होगी। ध्यान से देखना, मान लो एक तुम रिएक्शन करवा रहे हो ए से टू बी, कोई रिएक्शन है, वही रिएक्शन यहां पे करवाई आप, सेम मोल सब कुछ सेम रखा, बस क्या किया कंटेनर अलग अलग तरह के कर दिए। ये कंटेनर है, जो पहला कंटेनर है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला कंटेनर है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आपने बाहर पिस्टन लगा दिया, यहां पे 2 ब्लॉक रख दिए। अब जैसे गैस के मोल बढ़ेंगे तो बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो अपने आप ही एक्सपैंड कंप्रेस होगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा। ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर कंटेनर।
और वही रिएक्शन ऐसे कंटेनर में कराई जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर तुमने कंटेनर अलग अलग तरह के ले लिए तो हीट एनर्जी इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट। अच्छा बात बताओ, यहां पे जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी क्यूपी, वो किसके बराबर होगी? डेल्टा एच के। एनसीपी डेल्टा टी लगाना ही भी नहीं अभी आपको यहाँ पे इस चैप्टर में। डेल्टा एच मतलब एनसीपी डेल्टा टी तो भूल ही जाओ इस चैप्टर के अंदर, कभी भी लगा मत देना, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, हम कांस्टेंट टेम्परेचर मानते हैं रिएक्शन हो रही है, और फिर ये तो जीरो तुरंत जीरो आएंगे सारी चीजें, नहीं आपके पास। मैं बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला वैलिड नहीं है वहां पे, है ना। और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट डेल्टा यू। तो अगर कंटेनर ऐसा लिया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो डेल्टा एच के बराबर होगी। और कांस्टेंट वॉल्यूम हार्ड स्किन कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम घट बढ़ नहीं सकता, तो जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व है डेल्टा यू के बराबर होगी, और दोनों बराबर होते नहीं है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू। तो अगर तुम वही रिएक्शन दो अलग अलग तरह के कंटेनर में करवाओ, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, तो हीट एनर्जी इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट। यहाँ अलग हीट निकलेगी, मान लो 300 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे 280 रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो नोट करो, पहला रिएक्शन कंडीशन ये है ना, पहले ये लिखो। तो इसके आगे नीचे लिख लेना आप चाहो तो, थोड़ा समझाने के लिए। रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। शायद उन बॉक्स से अपना समझ में आगे आपको जब आप रिवाइज करोगे। तो क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच लिख लेना, और रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो QV इक्वल टू डेल्टा यू लिख लेना, ठीक है। रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच और डेल्टा यू। ठीक है। सेकंड कंडीशन है, बी पार्ट लिखना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। रिएक्शन वही करवाई, लेकिन आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड कोई एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज कर दिया। सपोज करो आपने रिएक्शन लिखी है CO2 के फॉर्मेशन की, CO2 फॉर्म हो रहा है, एक बार आपने फॉर्म किया ग्रेफाइट से, सी ग्रेफाइट प्लस O2, और ये गैस है सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। और एक बार आपने इसी रिएक्शन को परफॉर्म किया विद डायमंड, कार्बन डायमंड के कंबसन से, तो क्या लगता है दोनों में एनर्जी इन्वॉल्व सेम होगी क्या? नहीं, सेम कंडीशन किया, मतलब आप दोनों में बैलेंसिंग नहीं चेंज कर रहे, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है। फिर रिएक्शन कंडीशन भी, मान लो ऐसा कंटेनर लिया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों में एक ही तरह कंटेनर लिया, तब भी एनर्जी इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट, क्योंकि बॉन्डिंग बिहेवियर डिफरेंट है दोनों के। इसके अलग तरह के बॉन्ड ब्रेक करने, इसमें अलग तरह के बॉन्ड ब्रेक करने, अलग एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो डेल्टा H1, मान लो इसमें डेल्टा H1 है और इसमें डेल्टा H2 है, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आप बैलेंसिंग चेंज किए बगैर भी एलोट्रोपिक फॉर्म बदलने से रिएक्शन की हीट बदल सकती है, ठीक है। और आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है किसी भी एनर्जी की, मुझे पता है कि इसका होता है -393.5 और इसकी होती है -395, तो 1.5 किलो जूल का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो बस आपको अभी इतना कुछ जरूरत नहीं है एनर्जी की वैल्यू इसकी, लेकिन हाँ ये डिफरेंट रहता है, ठीक। तो ये दूसरा फैक्टर हुआ, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तीसरा फैक्टर होता है
स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस बदलने से भी एनर्जी इन्वॉल्व अलग अलग होती है। तीसरा लिखना आप लोग, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तीसरा है स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अगर सपोज करो एक रिएक्शन लिखी आपने वाटर के फॉर्मेशन की, एक रिएक्शन है जिसमें H2O फॉर्म हो रहा है और उसके एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, यानी H2 गैस प्लस O2 गैस। देखना ध्यान से, ठीक, बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये हाफ लगा दिया यहां पे, ठीक। यही रिएक्शन एक बार और करवाई मैंने, बिल्कुल सेम रिएक्शन, सेम बैलेंसिंग, सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बस मैंने H2O की स्टेट अलग कर दी, H2O गैस कर दिया, है ना। अब की बार एलोट्रोपिक भी फॉर्म, हमने एलोट्रोप को भी कुछ नहीं चेंज किया ना, हमने यहां पर रिएक्शन कंडीशन कंटेनर एक ही तरह के ले लिए, प्रेशर कांस्टेंट वाले, बैलेंसिंग भी नहीं बदल रहा, खाली प्रोडक्ट का एक बार मैंने लिक्विड में फॉर्मेशन किया, एक बार गैस में फॉर्मेशन किया, तो एनर्जी इन्वॉल्व अलग होगी, है ना। यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व अलग है, यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व अलग है। ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, और दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि स्टेट अलग है, दोनों की बॉन्डिंग बिहेवियर अगेन प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट होंगे। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें क्या करना होता है, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि आप इसी रिएक्शन को दो बार लिखते हैं, इस तरह लिखा जाता है इसको, H2 प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2O लिक्विड लिखा, ठीक। रिएक्टेंट वही है, एक बार इसको रिएक्टेंट यही लेते हुए इधर ही से एरो बना के एक बार क्या बना दिया, H2O गैस। यहां कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है ऊपर वाले में, डेल्टा H1, और यहां कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, डेल्टा H2। अब एक एरो यहां से यहां बनाया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए यहां भी हीट देनी पड़ेगी आपको, वेपराइज करना है ना, तो ये एनर्जी है डेल्टा H वेपराइजेशन, मतलब जो भी एनर्जी, डेल्टा H3 मान लो आपको हल के लिए। तो अब पता है आपको एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन, यानी आप चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, बात बराबर है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना स्टेट फंक्शन, है ना। तो डेल्टा H2 मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी, दोनों बराबर नहीं आएंगे, डेल्टा H2 डेल्टा H1, ठीक है। तो नोट करो ये थर्ड वाला कि भाई स्टेट बदलोगे तो किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो बदल जाएगा एनर्जी इन्वॉल्व। और चौथा और आखिरी केस है रिएक्शन टेम्परेचर। रिएक्शन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है उसका भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ा न्यूमेरिकली है, इसको पहले मैं लिखवाता हूँ स्टेटमेंट, फिर थोड़ा एक इक्वेशन होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकली समझ आएगा ये। आप लिखो इसमें, लिखा सबने यहां तक का, बोलूं मैं, तो लिखो इसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, heat energy involved during a reaction changes with change in reaction temperature, changes with change in reaction temperature। 12 नंबर का फोन कहाँ आता है भाई, 731463509820।
हैं? 12 नंबर का लॉटरी लगी मेरी। अच्छा, मालूम पड़ा मालूम क्या वो पैसा ही लग रहा है, नहीं ऐसे दबाव भी रहता है काफी। रिएक्शन टेम्परेचर है, नंबर बोलूंगी तुम पता लगाओगे है, बाहर में बोलूंगा। रिएक्शन टेम्परेचर देखो क्या होता है, टेम्परेचर बदलने से रिएक्शन का जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो बदल जाती है। देखो एक सिंपल सा है, मान लो यही रिएक्शन 300 केल्विन पे कराई जाए और यही रिएक्शन 350 केल्विन पे कराई जाए, तो जो हीट निकल रही होगी उसमें डिफरेंस आता है, मामूली सा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मामूली सा होता है लेकिन होता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, इसे बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, किरचॉफ यहां पर भी है, आपके फिजिक्स में तो है ही, यहां पर भी किरचॉफ इक्वेशन है। तो लिखो वेरिएशन ऑफ, लिखो इसमें वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। इसमें लिखो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, variation of enthalpy of reaction with temperature is given by variation of enthalpy with temperature is given by Kirchhoff equation, is given by Kirchhoff equation। स्ट्रेंथ बताइए किरचॉफ की तुम्हें, है ना, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है, फिजिक्स तुम लोग की स्ट्रांग ही है ना। तो देखना यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये क्या है ना, ये फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स 2 में आता है इसका डेरिवेशन। तो अभी कल लिख लेंगे डेल्टा एच रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एट T1 इक्वल टू डेल्टा Cp रिएक्शन इनटू T2 माइनस T1। या मैं अगर एक स्टेप और दिखा देता हूं, ये होता है इंटीग्रल T1 से T2, है ना, मतलब इंटीग्रेशन है। अगर डेल्टा Cp रिएक्शन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। तो इफ डेल्टा Cp रिएक्शन इज कांस्टेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा एच रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एट T1 इक्वल टू डेल्टा Cp रिएक्शन T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, जहां पे डेल्टा Cp रिएक्शन क्या है, डेल्टा Cp रिएक्शन होता है समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं इसको, तो डेल्टा Cp है, तो समझाने के लिए आपको एक इक्वेशन समझा देता हूं। मान लो कोई रिएक्शन ऐसा आता है तुम्हारे पास कि N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू N2O5 गैस। ठीक है, और ये N2 है, ये 5/2 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका डेल्टा Cp रिएक्शन लिखना है, तो कैसे निकाला जाता है, Cp ऑफ N2O5 माइनस Cp ऑफ N2 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, माइनस 5/2 इंटू Cp ऑफ O2। Cp होता है एक मोल के लिए, हमेशा 3R/2 5R/2 जो भी होगा डायटोमिक का, तो पता ही Cp की वैल्यू क्या है, या तो वैल्यूज गिवन होंगी या डायटोमिक मोनोटोमिक को तुम्हें मालूम है Cp की वैल्यू क्या है, उसको लेके कर सकते हो अपन। ठीक, तो ये पर मोल के लिए तो 5/2 है, तो इस तरह से, और इसको अपन डिराइव करेंगे थर्मो 2 के एंड में, जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पे एक फॉर्मूले डिराइव कर पाते हैं। तो अभी तो लिख लो, खाली इतना है, एक नंबर कर लेते हैं इसी बेस्ड, है ना, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, फॉर रिएक्शन
N2 gas plus 3H2 gas gives you 2 NH3 gas at 300 Kelvin. Delta H reaction equal to minus 100 kilocalorie per mole. Calculate delta H reaction at 320 Kelvin, 320 Kelvin. और आपको Cp गिवन है, Cp of N2, Cp of H2 gas, हाइड्रोजन गैस, N2 गैस, और Cp of NH3 gas equal to 20, 30 and 50 calorie per mole Kelvin, कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो मतलब सिंपल सही होता है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे उस पार्ट को लेके। कि मान लो एक रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच पता है किसी एक टेम्परेचर पे और किसी दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है, तो आप किरचॉफ इक्वेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना थर्मोकेमिस्ट्री में केवल रिएक्शन की बात होती है, रिएक्शन और फेज चेंज की। इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन सब की डिस्कशन नहीं करेंगे। आप चाहो तो एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू रख के छोड़ देना, वैसे कैलकुलेशन हो भी जाएगी मेरे ख्याल से, सिंपली, ये कोई खास तो नहीं कैलकुलेशन में है ना, हो जाएगा, कर लेना। माइनस 100.2, ओके, एक आंसर माइनस 100.2 बता रहे हैं, और भी देख सकते हो जो भी आंसर आपका है। कितना क्लियर है? ओके, ठीक है, आंसर ठीक होगा। तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है किरचॉफ इक्वेशन का, डेल्टा एच रिएक्शन एट 320 माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एट 300 इक्वल टू डेल्टा सीपी रिएक्शन 320 माइनस 300, और डेल्टा एच रिएक्शन एट 320 वी हैव टू फाइंड आउट, डेल्टा एच रिएक्शन एट 300 इज माइनस 100। ठीक है, डेल्टा सीपी रिएक्शन, सीपी ऑफ प्रोडक्ट, तो सीपी ऑफ अमोनिया ना, तो 2 इंटू 50 माइनस N2 का 20 माइनस 3 इंटू 30। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये है कैलोरी, ये किलो कैलोरी, ठीक, तो डिवाइड बाई 1000 इंटू टेम्परेचर 20 हो गया। ठीक, तो डेल्टा एच रिएक्शन एट 320 प्लस 100 इक्वल टू, ये हो गया 100, 90, 120 माइनस 10 ना, माइनस 10 इंटू 20 बाई 1000, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2 जीरो तो कैंसिल, 0.2 हो जा रहा है, माइनस 0.2 होता है माइनस 0.2। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन एट 320 केल्विन इक्वल टू माइनस 100.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है ना, माइनस 300 माइनस 100.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं, क्योंकि अगला पार्ट वैसे थोड़ा करवा सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट लग जाएगा उसमें, छोड़ते हैं उसको। ठीक है, होमवर्क दिखाओ, सीट दिखाना।
तो आप फिर S1 ले लेते हैं पूरा, कितना बच गया होगा S1 में? बहुत सारे थोड़ी ना है बचे हुए, 5-7 बचे होंगे। तो S1 जे मेंस भी नहीं पागल हो क्या, पूरी सीट बाकी है अभी तो। जे मेंस जे एडवांस कर लोगे? नहीं एक बार काउंट कर लो, ऐसे कोई ऐसे है टिक हुए हैं, टिक है इसमें, ज्यादा भी ना हो और कम से कम 30-40, संडे भी है, हाँ संडे है, 30-40 क्वेश्चन से कम क्या करोगे? हाँ ये तो हो गए थे यार, ये 5-6 नंबर, 11 क्वेश्चन है, S1 में 11 है, दोनों में 11 ही है। हाँ तो भाई क्या रह गया? जे मेन्स में इसमें 11 है ना बेटा, और जे मेन्स में अब टोटल 12 ही क्वेश्चन है जे मेन्स में। टोटल 12 क्वेश्चन है और जे एडवांस में 4 ही है, तो 4 में से दो दो दो, केवल 4 क्वेश्चन कहाँ है यार जे एडवांस में? 7 क्वेश्चन है जे एडवांस में। कर लोगे जे मेन जे एडवांस? ठीक है इतना कर दे रहे हैं क्योंकि फिर एस्टोट नहीं दे रहा, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री में तो 1 या 2 क्वेश्चन खाली किरचॉफ, अभी ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, किरचॉफ अभी पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है, बीच में भी क्वेश्चन है इसमें। थर्मोकेमिस्ट्री में S1 में क्वेश्चन नंबर 14 और O1 में नहीं मिलेगा, ठीक है यही क्वेश्चन है तो, ठीक है ये थर्मोडायनेमिक्स 1 में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हैं, होमवर्क में ट्राई कर लेना, जरूर कर लेना इसको, है ना। और थर्मोकेमिस्ट्री में एक ही है S1 का 14, हाँ बाद में ही कर लेना, ठीक है बाद में कर लेना कोई दिक्कत नहीं। तो रेस रेस खत्म नहीं हो पाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री का होमवर्क अगली क्लास से चालू हो जाएगा, और ज्यादा ज्यादा ही आएगा, कैसे करोगे, 6 क्लास में करीब 200 क्वेश्चन ही है, तो 6 करीब 30 क्वेश्चन पर क्लास तो आ ही आता है ना, कैसे करेंगे फिर? अच्छा मोल कॉन्सेप्ट का मैं रिज्यूम भी छोड़ू, छोड़ दूं? थोड़ा और कंफ्यूज ना हो जाओ आप फालतू का, इसलिए चलो मैं भेज दूंगा, है ना, आपकी मर्जी है, आप करना, क्वेश्चंस के नंबर चलो मैं लिख दूंगा उसमें, तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है चलो, ओके, ठीक है भेज दूंगा, ओके थैंक्स टू ऑल, रिवाइज कर लेना इसको ढंग से। कुछ पूछना है किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसको पूछना नहीं होगा।